हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कि किस तरह का अप्रोच रहा है इकोनॉमी को लेके एमपीपीएससी का और किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है एमपीपीएससी इकोनॉमी को लेके। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि इकोनॉमी के लिए एमपीपीएससी का बहुत वोलेटाइल अप्रोच रहा है पास्ट फ्यू इयर्स में। हम जैसे कि 2019 में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दो सवाल पूछे गए हैं, तो हमें लगेगा कि इतना बड़ा सिलेबस है इकोनॉमी का, हम इतना सारा पढ़ेंगे और सिर्फ हमें दो क्वेश्चन, मतलब हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करें तो इट इज बेसिकली फ्यूटाइल कि इतना सारा पढ़ने के बाद भी हमें नहीं बना, देन व्हाट। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इकोनॉमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इकोनॉमी पढ़ के जाना है पेपर में, क्योंकि इकोनॉमी को लेके जो वोलेटाइल अप्रोच है उसमें एमपीपीएससी ने कभी तो दो क्वेश्चन पूछा है, कभी सात आठ नौ क्वेश्चन तक आए हैं इन पास्ट 15 ईयर्स। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इकोनॉमी को हल्के में मन ना लें, इकोनॉमी भी कंप्लीट करके अच्छे से जाएं। हाँ, अब हम किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एमपीपीएससी। एमपीपीएससी को कौन से टॉपिक्स अच्छे लगते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आए हैं। तो उनको छोड़ के जाने की बिल्कुल भूल मत कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये इकोनॉमी आपका मेक और ब्रेक हो सकता है। तीन चार पांच सवाल इकोनॉमी से आए और उसमें से आपको तीन चार नहीं बने, तो फिर ये बहुत एक मेजर डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है सिलेक्शन में। इसलिए आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें, और इसमें हम साथ ही साथ हम कुछ एक ट्रिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी शुड अप्रोच टू दोज क्वेश्चंस जो कि हमें वर्ड टू वर्ड नहीं आते हैं, हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता उनके आंसर, बट स्टिल क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, वी आर इन दैट फेज ऑफ प्रिपरेशन, तो हमें इतनी जानकारी होती है उसके बारे में, इर्द गिर्द घूमती हुई कुछ एक जानकारी मिल जाती है। इधर उधर से हमें कुछ ना कुछ जानकारी रहती है उस क्वेश्चन के बारे में, उससे हम कैसे एक आंसर पे, हम एक जस्ट आंसर पे, एक बहुत ही जस्टिफाइड सी चॉइस पे कैसे एंड अप कर सकते हैं और कैसे हम एक बहुत ही जस्ट सा ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं। तो ये ट्रिक भी हम देखेंगे कि हमें किस तरह से उन क्वेश्चनों को अप्रोच करना है जो हमें नहीं आते हैं एग्जैक्टली exactly। तो चलिए बिगिन करते हैं 2019 से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2019 में सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, मतलब व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड। तो अब देखिए, चलिए मान लेते हैं हमें यही आंसर नहीं आता और ये देखिए फैक्चुअल सा है, तो अगर हम फैक्चुअल आंसर्स डिड्यूस करना सीख गए हैं तो हमें आगे जो थोड़े बहुत रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे उन पे तो हम आसानी से वर्कआउट कर लेंगे। लेकिन देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें, क्योंकि सारे नंबर्स हैं, सारे डेट्स हैं, तो अब कैसे, हमें नहीं आता, मानिए मुझे नहीं आता ये आंसर, कैसे मैं अप्रोच करूंगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मुझे इतना पता है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हल्ला तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए। तो अब मुझे ये देखना है कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी कब सरकार में आए। अब देखिए, मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं पॉलिटिक्स को भी फॉर श्योर फॉलो कर ही रहूंगा, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कि एक जनरल सी बात है, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और काफी हल्ला था उस गवर्नमेंट का, तो इसलिए आपको 2014 की डेट मेरे को तो लगता है याद होनी चाहिए। तो अब देखिए 2014 मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है थोड़ा सा कि ये मिड 2014 में आई, मतलब मई जून के आसपास कभी आई है। वैसे एग्जैक्टली बोलूं तो मई में मोदी जी ने ओथ ली है, बट मानिए कि मैं पेपर के प्रेशर में हूँ, मुझे नहीं याद, बट इतना याद है कि मिड ऑफ 2014 मोदी जी आए। अब जब मोदी जी मिड 2014 में आ रहे हैं तो स्कीम मिड 2014 के पहले तो नहीं आ सकती। मतलब अब हम देखते हैं ऑप्शंस। मतलब ये है कि नवंबर 2012 कैन नॉट बी द आंसर मेरे हिसाब से, क्योंकि मोदी जी नहीं आए, गवर्नमेंट नहीं आई है, मेक इन इंडिया कैसे हो जाएगा, तो नवंबर 2012 गया। अब सितंबर 2014, मिड 2014 के बाद सितंबर 2014 आता है, मतलब जून 2014 के बाद ही आएगा, मई जून में मोदी जी आए हैं उसके बाद आ रहा है सितंबर 2014, तो कुड पॉसिबली बी द आंसर। फिर से देखते हैं जनवरी 2014, इस समय भी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था, मतलब सरकार नहीं बनी थी, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। और सितंबर 2016, ये दो ऑप्शंस के बीच में अब हमें घूमना है, सितंबर 2014, सितंबर 2016। इन दोनों को देख के आप इस बात पे तो कंफर्म हो जाइए कि आंसर इज फॉर श्योर सितंबर तो है ही है, या 2014 या 2016। अब देखिए मैं थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाऊं तो मेरे को ये पता है मोदी जी की जब सरकार आई थी, काफी प्रोमिसेस थे उनके, तो उन्होंने आते ही क्या किया था, स्कीमें लॉन्च करना शुरू कर दी थी। तो स्कीम्स बहुत सारी कब लॉन्च की उन्होंने, ओथ लेने के बाद स्कीम्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था। और विद इन अ ईयर उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी थी। हम योजना, जब यूपीएससी की तैयारी करते हो, योजना वगैरह पढ़ते हो, तो उसमें हमें पता भी चलता है कि 2014 में काफी सारी स्कीम्स लॉन्च हुई थी। तो ये एक चीज क्लियर है कि
आंसर 2014 सितंबर हो सकता है। इसकी तरफ मेरा इंक्लिनेशन अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से सितंबर 2014 कुड पॉसिबली बी द आंसर। और इसके अलावा अगर एक चीज और देखूं तो एमपीपीएससी ने मुझे किस ईयर को लेके कंफ्यूज करने की कोशिश की है, आप ये भी देखिए। एमपीपीएससी ने सिर्फ एक ही साल है जो 2 बार दिया है, वो है 2014। मतलब एमपीपीएससी हमें कंफ्यूज करना चाह रही है किस साल में, 2014 के अंदर। तो अगर उस तरह से भी देखें तो 2014 की तरफ भी आपका रुझान जाना चाहिए। तो इस तरह से जिसका आंसर हमें नहीं आता था, हम फाइनली एंड अप हो रहे हैं सितंबर 2014 बी ऑप्शन के लिए। और आपने आपने एग्जैक्टली इसको स्कीम को नहीं पढ़ के गए हैं, फिर भी आप सितंबर 2014 पे आके टिक कर रहे हैं। और इतना सारा मंथन करने के बाद, इतना सारा डिडक्शन करने के बाद, तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, चलिए। और इसका राइट आंसर भी सितंबर 2014 है। तो देखिए हमने किस तरह से एक ऐसे क्वेश्चन को जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ इधर उधर की जनरल पॉलिटिक्स की अगर हमें जानकारी है, तो हम कैसे एक जस्ट आंसर पे पहुंचे जो कि सही है। अब हम थोड़ी फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, ये तो हो गई ट्रिक। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की। तो मेक इन इंडिया स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री में आती है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सी मिनिस्ट्री इंडिया की फॉरेन बिजनेस पॉलिसीज या फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को लेके रिलेटेड है। मतलब विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो इसके अब हम पॉसिबल ऑप्शंस देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय। मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या होम मिनिस्ट्री। तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो इट द आंसर शुड बी विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति, मतलब किस तरह से आपका ट्रेड और कॉमर्स होगा विदेशियों के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ किस तरह आपकी ट्रेड का क्या अप्रोच होगा, ये कौन डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ डील कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डील्स विद द इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसका आंसर है सी। तो ये दो सवाल थे 2019 के। अब हम जाते हैं 2018 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। अब देखिए, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हमें पता है एम विश्वेश्वरैया जी का नाम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने 1934-36 के आसपास एक बहुत ही रिनोड बुक लिखी है जो कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया है। और इस बुक में पहली बार प्लानिंग का जिक्र किया है, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में उन्होंने काफी कुछ समझाया है। तो ये काफी बेंचमार्क बुक है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक इज रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया और इट इज द ऑप्शन ए। सो डेफिनेटली ए इज द आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष में लागू हुई। एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, अब देखिए भैया ये फैक्चुअल चीज है, 2016 में स्टार्ट हुई है। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा पेपर में आए तो। और देखिए, ये मत सोचिएगा कि आपने एक साल का करंट अफेयर पढ़ लिया तो वही क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए 2018 का सवाल है और इसमें 2016 की पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। तो जो पॉलिसीज हैं एमपी गवर्नमेंट की, उन्हें हमें विशेष ध्यान देके पढ़ना है। करंट अफेयर्स की तरह भी हमें उसे देखना है, प्लस जो पास्ट पॉलिसीज हैं उन पे थोड़ा हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन पॉलिसीज को कभी भी पूछा जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे और भी कुछ एक पॉलिसी है जो बहुत पुरानी पुरानी है, जिनके बारे में पूछ लेती है एमपीपीएससी। और इट फॉल्स, अगर वो पॉलिसी इकोनॉमी से रिलेटेड है तो इट विल डेफिनेटली एंड अप फॉलोइंग इन द जोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो ये एक पॉलिसी है एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016। और ये भी फॉलो अप है किसका, ये हमने अभी एक पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा था, मेक इन इंडिया स्कीम, उसी का एक फॉलो अप स्कीम की तरह ही है एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। प्रेजेंटली हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
देखिए भैया, आपको दो चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ये इन दोनों को ब्रेंटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, और ये दोनों एमपीपीएससी की फेवरेट है भैया। ये कौन सी रिपोर्टें लाते हैं, इनके मेंबर्स कितने हैं, इनकी क्या अप्रोच है, ये किस लिए वर्क कर रहे हैं, क्यों इन्हें बनाया गया है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एमपीपीएससी का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए बैक टू क्वेश्चन। 1988, वन एट सॉरी वन एट 188, 189, 187 या 190, कितने मेंबर्स हैं? अब ये 2018 का क्वेश्चन है, हम 2020 में तैयारी 2021 में तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसका सही आंसर आपको अभी के हिसाब से बताएंगे। तो प्रेजेंटली देयर आर 190 मेंबर्स इन आईएमएफ, और जो अभी 2020 में उसका जो लेटेस्ट मेंबर आया है वो आया है एंडोरा। एंडोरा वर्ल्ड की छठवीं स्मॉलेस्ट कंट्री है, इसको आप गूगल जरूर कीजिएगा, एंडोरा को, एंडोरा की लोकेशन देख लीजिएगा। कई बार वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमें मदद हो जाती, कई बार हमें पूछ लेगा एंडोरा के किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एंडोरा, और ये स्पेन और फ्रांस के बीच में एक बहुत छोटी सी कंट्री है, और वर्ल्ड की छठवीं सबसे छोटी कंट्री है। ये हमारी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और हमें आईएमएफ में कितनी कंट्रीज हैं प्रेजेंटली? 2021 डेटेड टुडे हमारे पास 190 कंट्रीज हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में। अब चलिए 2017 देखिए, 2017 धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, दो तीन अब नौ चार, 2017 में चार क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्या क्या होता है? अब देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी के बहुत ही फंडामेंटल, अगर आपने इकोनॉमी किताब के चार पन्ने भी शुरू के पढ़े हैं तो आपको इकोनॉमी के बारे में इतना तो पता होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ना ही ट्रेड हम किसी से करते हैं किसी भी तरह का, ना हम इंपोर्ट करवा रहे हैं कोई चीज, ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज, मतलब हम विद इन द कन्फाइनमेंट ऑफ आवर टेरिटरी, हम एक बहुत ही लिमिटेड सी इकोनॉमी से डील कर रहे हैं, जिसमें हमें सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस कहाँ पे हो रही है? विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द नेशन। तो अब इसमें ऑप्शन डी है, जो कि लिखा हुआ है, ना निर्यात और ना ही आयात होते हैं। मतलब अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच देयर इज नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। हिंदी वालों के लिए, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो कि ना निर्यात करती है ना ही कोई आयात करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। देखिए, 12 5 ईयर प्लान, आपका एमपीपीएससी का सिलेबस आप उठा के देखेंगे, उसमें प्लानिंग कमीशन भी है, उसमें नीति आयोग भी है। तो प्लानिंग कमीशन की आखिरी प्लान प्लान्ड वो है, क्या बोलते हैं, योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो प्लानिंग कमीशन बनाती है। तो प्लानिंग कमीशन की 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 2012 से 17 लास्ट रही। उसके बाद 1 जनवरी 2015 से हमारे पास नीति आयोग आ जाता है एग्जिस्टेंस में। तो प्लानिंग को कौन टेक ओवर कर रहा है? अब नीति आयोग। तो ये आखिरी पंचवर्षीय योजना है, इसलिए इसके बारे में पूछा गया। और हाँ, 5 ईयर प्लान पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी पूछ लेती है कि सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इन सब के बारे में एमपीपीएससी पूछती है। तो 5 ईयर प्लान भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जो जो बताता जा रहा हूँ ये आपको डेफिनेटली पढ़ना है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और 5 ईयर प्लान, प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, विश्वेश्वरैया का क्वेश्चन भी प्लानिंग से ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम 5 ईयर प्लान का ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कहाँ से आ रहा है? प्लानिंग से ही आ रहा है। तो हमें प्लानिंग पता होना चाहिए। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, और पहले दूसरे जो 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पे बेस्ड थे, हमें पता होना चाहिए। तो 12th 5 ईयर प्लान, जो कि आखिरी 5 ईयर प्लान था, 2012 से 2017 के बीच में आया था, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी 5 ईयर प्लान था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2012 टू 2017। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, फिर से आईएमएफ आ गया ना। आईएमएफ से बार बार सवाल आते हैं, इसलिए आईएमएफ पे ध्यान दीजिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज राइट? ये किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है भैया। अगर आईएमएफ मेंबरशिप दे रहा है तो क्यों किसी भी देश को ऋण प्रदान करेगा? सिंपल सा लॉजिक है ना इसमें। तो नहीं भैया, हर देश को तो नहीं कर रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है। अगर वो अपनी मेंबरशिप, कोई भी चीज, अगर आप कहीं जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं, स्टोर की मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं ना। तो उन बेनिफिट्स के लिए आप मेंबरशिप ले रहे हैं, तो फॉर श्योर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए ही काम करती हैं। तो इसलिए, और आईएमएफ को अगर हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे, अभी हम अगला आगे लेक्चर डालेंगे आईएमएफ को लेके, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आईएमएफ है वो केवल अपने
सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच डेट? तो इसका सही आंसर है 1955, 1 जुलाई 171955। 1 जुलाई 1955 को इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुई। और हमें इससे एक और फैक्ट के बारे में थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ 1969 में। इसको भी याद रखिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब देखिए 2016 में 7 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, किस तरह से वोलेटाइल सा अप्रोच है एमपीपीएससी का इकोनॉमी को लेके। अब 7 सवाल आए हैं 2016 में, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य। ग्राम सड़क योजना, ये योजना आई है भैया 2000 में, सन 2000 इन 2000, और ये लेके आए हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द अनकनेक्टेड विलेज। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो उद्देश्य था वो था उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना जो कि अभी तक मुख्य धारा से अनकनेक्टेड हैं। तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, ए पक्की सड़क से जोड़ना, बी सी दोनों, या डी कोई नहीं। देखिए भैया सी दोनों है इसका आंसर। रीजन बीइंग, गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्लस पक्की सड़क से बनाना ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? अक्टूबर 2015 में एक ई सहयोग करके योजना आई है। तो अब देखिए इसके नाम से ये ई सहयोग मतलब इट इज देयर टू हेल्प पीपल। अब क्या सहयोग करने वाली है हम देखते हैं। बिक्री कर, आबकारी कर, आयकर, पथ कर। इसका बहुत ही कॉमन सा उस समय काफी हल्ला भी था, और अभी भी ई सहयोग चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। इसमें आपके जो ई टैक्स फाइलिंग है वो बहुत इजी हो जाती है जब आप ऑफिसर्स बन जाएंगे सब एमपीपीएससी में जाके। तब जब आप इनकम टैक्स भरेंगे तो ई सहयोग से यू विल बी एबल टू एक्सपीडिट योर फाइलिंग प्रोसेस। बहुत इजी हो जाता है फाइलिंग का प्रोसेस। तो ये किससे रिलेटेड है? अक्टूबर 2015 का ई सहयोग, इट इज रिलेटेड टू आयकर मतलब इनकम टैक्स। ठीक है, तो अक्टूबर 2015 ई सहयोग इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द एक्ट एनेक्टेड? ठीक है, एक्ट कब एनेक्ट हुआ, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब एनेक्ट हुआ, मतलब कब ये पारित हुआ? इसका आंसर है 2005 में ये एक्ट पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 से ये एक्ट इन फोर्स आया, मतलब ये लागू हुआ। और इसका नाम, जब ये एक्ट आया था तब इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 2005 में। और इसको मनरेगा कब किया गया? इट हैज बीन रीनेम्ड टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2009 ऑन 2 ऑफ अक्टूबर 2009। अब हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ये कुछ फैक्ट थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में। इसको ध्यान से याद रखिए क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें 100 डे के एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है। इस एक्ट को हम कभी और विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो पूछा गया है कि कब ये एक्ट लागू पारित हुआ, बेसिकली पारित हुआ, यह अधिनियम कब पारित हुआ, यह एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है इन 2005, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? साइंटिफिक सोशलिज्म। अब देखिए इसके बारे में, इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। और वैसे भी कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, इन सब आइडियोलॉजी के, वैसे तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को हम देखें और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को देखें तो इन सब का कहीं ना कहीं से एसोसिएशन मार्क्सवाद से है, मार्क्स कार्ल मार्क्स से है। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म की बात अगर होती है तो कार्ल मार्क्स का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और वैसे भी कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन सब की बात आती है तो कार्ल मार्क्स को दिमाग में रखिएगा, कहीं ना कहीं आंसर हो सकते हैं अगर आपको नहीं भी पता इनके बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू द शेयर मार्केट? शेयर मार्केट के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो आपको सेंसेक्स, निफ्टी दिन में 40 बार सुनने में आ जाता है। आप कोई बिजनेस चैनल लगा लो, और वैसे भी जनरल न्यूज चैनल पे भी सेंसेक्स निफ्टी के बारे में तो सुना होगा। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, सैप्स
SAPS is definitely not the answer. तो इसका आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भारत में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, इसका आंसर तो क्लियर है भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है, इसलिए इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया है। अगर आरबीआई होता तो वो बैंकर ऑफ बैंक्स है, तो कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता था, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, ठीक है, वो एसबीआई ही है। अगर आरबीआई भी ऑप्शन में रहेगा तो कमर्शियल बैंक आपका एसबीआई ही होगा, ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से नीति आयोग से संबंधित कौन है? नाम लिखे हैं बॉस, चार। देखते हैं कौन कौन है। नरेंद्र मोदी, कौशिक बसु, अमर्त्य सेन, पी चिदम्बरम। अब अगर हमें देखिए हमारे सिलेबस में प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग दोनों है, तो इन्हें हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का हेड होगा, नीति आयोग से रिलेटेड होगा। तो सीधी बात है भैया, कौन है यहाँ पे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन है जस्ट बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर। कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो उसका नाम टिक करके आ जाना पेपर में, आंसर हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा चेयरमैन। और संबंधित पूछा गया है तो फॉर श्योर चेयरमैन है तो भैया नरेंद्र मोदी जी होंगे। अब देखिए ये आखिरी स्लाइड में मैंने आपके सबके आंसर्स लिख दिए हैं, जो जिन जिन में थोड़ी बहुत डिटेल्स की जरूरत थी। 1 2 3 4 5 से सारे आपको 12 13 क्वेश्चन जितने थे 14 सब हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, और जिनके सिर्फ आंसर ए बी सी डी थे उनको इंक्लूड नहीं किया है, जिनमें थोड़ी डिटेल की जरूरत थी वो हमने इंक्लूड कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारे पार्ट 1 हो गया, हमने 5 साल के क्वेश्चंस देख लिए। अब हम अगले 5 साल पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसी तरह पढ़ते रहिए। इसमें आपको जो अप्रोच समझ में आया है उस अप्रोच पे फोकस कीजिए, और इकोनॉमी को अच्छे से तैयार कीजिए, और अच्छे से जल्दी सिलेक्ट होइए, इस बार के प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।